कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो क्लास है जो कि लास्ट वीक मिस हुआ था, तो उसको कवर करते हैं। अच्छा, सो ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि यानी अगर इस तरह आयटन शंट हो, ठीक है, डिफरेंट रेंजेस के लिए इस तरह रेजिस्टेंस लगी हो, तो ये किस तरह एक एमीटर के तौर पे काम करेगा। तो एमीटर के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप देखें तो अब ये पहले से रेंजेस दिए गए हैं और हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस तरह भी हो सकता है, या आप लोगों को ऑलरेडी शंट रेजिस्टेंस दिए हों और आप लोगों ने ये रेंजेस फाइंड करना हो, तब भी सही है। तो एक ही बात है, सही है। तो इस गिवन एग्जांपल में इन्होंने इस तरह की रेंजेस दी हैं। अगर आप इस पे कनेक्ट करते हैं तो ये वाला एमीटर 10 एम्पेयर रेंज का बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि फिर जो है ये सारा इसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये अगर इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव है, तो ये पूरा जो है वो सारा सारे के सारे रेजिस्टेंस अब इस आर एम के साथ पैरेलल में होंगे, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो फिर करंट यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ पे जाएगा, सही है। तो फिर ये दोनों सीरीज में होंगे, ठीक है, और ये दोनों जो हैं आपस में, एक मिनट, ये दोनों जो हैं ये आपस में सीरीज में हैं होंगे, और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। और चूंकि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो करंट इस तरह जब आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऊपर चला जाएगा और कुछ नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों, इसमें से जो करंट होगा वही सारा का सारा करंट इधर आएगा, सही है। तो ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे, मगर इन दोनों सीरीज का जो सम होगा वो एक दूसरे के साथ आपस में पैरेलल में होगा, सही है। अब अगर मैं इधर कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से इस तरह, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये इन तीनों का करंट सेम होगा, तो ये तीनों सीरीज में होंगे और ये अकेले होगा, और ये तीन इस अकेले के साथ पैरेलल में होंगे। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये नोड, आप लोगों ने नोड पॉइंट देखना होगा कि नोड पॉइंट किधर आ रहा है, ठीक है। नोड, नोड के दोनों साइड जो है वो फिर पैरेलल होते हैं, ठीक है। आप लोगों को यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यानी, तो ये दोनों अब इस नोड के इर्द गिर्द हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, सही, ठीक है जी। ये अच्छा, आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, अब मैंने एक और ब्रांच भी बना दी इसमें। ये दो रेजिस्टेंस जो हैं ये आपस में सीरीज में हैं, मगर इनका जो सम है वो इन दोनों के साथ पैरेलल में है, ठीक है। आप लोगों को बेसिक सर्किट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो अच्छा, अब तो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने ये आर ए, आर बी, आर सी, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, सही है। तो और करें। अच्छा, पहले मैं इसको अच्छा, ये कह रहे हैं कि डिजाइन एन आयटन शंट टू प्रोवाइड एन एमीटर विथ करंट रेंज ऑफ 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर एंड 30 एम्पेयर। आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को इस तरह सेलेक्ट करना है ताकि अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो इस एमीटर से 10 एम्पेयर रेंज वाला एमीटर बन जाए। अगर मैं इधर सेलेक्ट करूँ तो इससे 20 एम्पेयर वाला एमीटर बन जाए। अगर मैं इधर सेलेक्ट करूँ तो इससे 30 एम्पेयर रेंज वाला एमीटर बन जाए। ये क्वेश्चन है, ये इसको कहते हैं डिजाइनिंग, सही है। अच्छा, और
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है, वो है 50 ओम। सही। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 एम्पेयर है जो कि IM है। सही। अब इससे पहले जो हमने वो किया था वो आपको पता है कि ये क्या है, IM। ठीक है। अच्छा, और ये जो तीनों करंट्स हैं ये वो टोटल आई वाले हैं करंट हैं। ठीक है, जो यहाँ से आते हैं आई, एमीटर वाले, सिर्फ आई। ठीक है, और ये 1 एम्पेयर जो है ये IM है। सही। वही ही वैल्यूज़ हैं, और RSH को फाइंड करना है फॉर द डिफरेंट रेंजेस। जब इसके लिए हो तो भी फाइंड करना है, जब इसके लिए तो भी फाइंड, इसके लिए तो भी फाइंड, यानी RA, RB और RC फाइंड करना है हमने। सही। सो स्टार्ट लेते हैं हम सोल्यूशन से, और हम पहले इसको इधर इसके साथ कनेक्ट करते हैं 10 एम्पेयर के साथ। देखते हैं कि कौन कौन से पैरेलल में आते हैं और कौन सी सीरीज में आते हैं। ठीक है। अच्छा, सो ये एमीटर का फार्मूला आप लोगों ने इससे पहले हमने पढ़ा था, RSH इज इक्वल टू IM डिवाइडेड बाय I माइनस IM। सही है। सो फॉर 10 एम्पेयर रेंज, यही अब मैंने इसको एमीटर को इस 10 एम्पेयर रेंज के साथ कनेक्ट कर लिया है। सही है। तो अब आप देखेंगे कि ये जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये तीनों की तीनों आपस में सीरीज में हैं, मगर ये तीनों की तीनों इस RM के साथ पैरेलल में आते हैं। सही है। सो अच्छा, सो देखिए RA प्लस RB प्लस RC, these three are इन पैरेलल। RA प्लस RB प्लस RC ये तीनों सीरीज में है, मगर ये तीनों का मजमुआ जो है वो पैरेलल में आता है टू 50 ओम। सो RA प्लस RB प्लस RC, देखिए ये RSH वाले रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है, वो IM है। ये IM 1 एम्पेयर है। ठीक है। सो अच्छा, IM इज 1 एम्पेयर गिवन है, RM 50 ओम है, देखिए यहाँ से गिवन है, डिवाइडेड बाय I माइनस IM। ठीक है। I, अब देखिए I मैं 10 एम्पेयर रेंज वाला करंट ले रहा हूँ, तो जो टोटल I होगा वो अब मैं 10 वाला लेंगे, तो 10 माइनस IM वही 1 एम्पेयर। ठीक है। सो RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 9। RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल टू, अब इससे RA RB RC की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। सही। इसको फिलहाल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। सही। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके फाइंड होंगे। सही। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ये बाद में इस्तेमाल होगा। अब फॉर 20 एम्पेयर, अब मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, तो जब यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे कि जो करंट मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो जो करंट आएगा, अब नोड यहाँ पे होगा। सही है। करंट कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर आएगा, तो अब ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे। सही है। और इन दोनों का मजमू जो है वो आपस में पैरेलल में होगा। सही है। सो आर ए प्लस आर बी इज पैरेलल टू आर सी प्लस आर एम। ठीक है। आर ए प्लस आर बी इज पैरेलल टू आर सी प्लस आर एम। अच्छा, सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, अच्छा अब आर एस एच जो है वो आर ए प्लस आर बी है। सही है। इज इक्वल टू, तो ये वाला फार्मूला आप कर देंगे, अब आर एस एच ये है। सही है। इज इक्वल टू आई आई एम की वैल्यू वही 1, IM चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, IM सब के लिए 1 एम्पेयर ही है। सही। IM 1 इंटू, ठीक है, RM इन मीटर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मीटर के साथ ये भी सीरीज में है, तो इसलिए RC प्लस RM में लिखूंगा। सही। अब ये RM का हिस्सा बन गया RC वाला। ठीक है, तो RC प्लस RM। ठीक है, तो RC प्लस RM यानी RM में
अब सिर्फ 50 में नहीं लिखूंगा, RC भी उसके साथ सीरीज में है। सो RC प्लस 50 डिवाइडेड बाय I माइनस IM, और I आपको पता है कि अब मैं 20 रेंज मैंने सेलेक्ट किया है, तो 20 माइनस 1, सही। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही RC प्लस 50 डिवाइड बाई 19। अब इससे फिर जो है RA RB और RC फाइंड नहीं हो रहे, सही। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा, ये बाद में इस्तेमाल होंगे फिर, सही। अच्छा, अब क्या है कि बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 को लें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। देखिए इसमें RA प्लस RB है ना, तो RA प्लस RB की बजाय मैं ये लिख दूंगा, तो इसके बजाय मैं ये RC वाला टर्म लिखूंगा, तो ये भी RC के टर्म में आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी RC है, तो RC से फिर मैं RC कॉमन लेके RC फाइंड कर सकता हूँ, समझ आ रही। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू दिस वन। सो यहाँ पे RA प्लस RB की बजाय मैं ये वाला टर्म लिख लूंगा, ठीक है। यहाँ पे RA प्लस RB है ना, और ये भी RA प्लस RB है, ये RA प्लस RB किस इसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो इसकी बजाय मैं ये यहाँ पे लिख लूँगा। सो RC प्लस 50 डिवाइडेड बाई 19 प्लस RC, दो दफ़ा RC आ जाएगा, इज इक्वल टू 5.5। तो अब देखिए, अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है, वो RC होगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। So by putting equation number 1 equation number 2 in equation number 1, so RC plus 50 divided by 19 is equal to 5.5। तो देखिए एलसीएम ले लें, 19 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 19 RC प्लस 50 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 5.5। इस 19 को इधर मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो 5.5 इंटू 19, इससे आ जाएगा 104.5, और यहाँ पे 19 RC प्लस RC 20 RC, 20 RC प्लस 50 इज इक्वल टू ये। अब इस 50 को इधर माइनस करें, तो 104.5 माइनस 50, और इस 20 को यहाँ पे डिवाइड करें, तो जब मैं यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करूंगा तो RC की वैल्यू यहाँ पे आ गई। RA और RB अभी भी फाइंड नहीं हुए, मगर RC की वैल्यू फाइंड हो गई, और वो है 2.72, ठीक है। अब मैं इसको स्विच को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो अगर आप लोग देखें तो फिर ये RB प्लस RC प्लस RM ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, तो अब ये RB और RC अब दोनों RM का हिस्सा होंगे, ठीक है। सो दिस प्लस दिस, और इन तीनों का मजमुआ जो होगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा RA के साथ, ठीक है। सो RB, देखिए यहाँ पे RB प्लस RC प्लस RM इज पैरेलल टू RA, ठीक है। सो अब RA इज इक्वल टू, ये देखिए RM का हिस्सा है ये तीनों, तो वही फार्मूला 1 इंटू RM, तो RM में ये तीनों आएंगे। अब RB प्लस RC प्लस 50, ठीक है, RB प्लस RC प्लस इसकी वैल्यू 50 है, प्लस 50 डिवाइडेड बाय I माइनस IM, तो I अब क्या है 30 है ना, ठीक है, 30 माइनस 1, सही है। तो अब RB प्लस RC प्लस 50 डिवाइडेड बाई 29, अब इससे RA की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ RC, इस RC तो फाइंड हो गई है ना यहाँ पे, तो इस RC की वैल्यू लें और यहाँ पे पुट करें, ताकि एक का किस्सा तो तमाम हो जाए, फिर सिर्फ RB और RA रह जाएंगे, तो इन दोनों में से एक को फाइंड करेंगे, सही। सो RC की वैल्यू पुट की, RC की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया RA इज इक्वल टू RB प्लस ये RC की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करें, सही। और ये 29 को इधर मल्टीप्लाई करें, 29 RA इज इक्वल टू RB प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 52.72 आ गया, ये 29 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब RB को इधर ले आए, सो 29 RA माइनस RB इज इक्वल टू 52.72, ये इक्वेशन नंबर 3 कर दें आप, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 implies, इक्वेशन नंबर 2 पुट RC इज इक्वल टू 2.72 इन इक्वेशन नंबर 2, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी यहाँ पे, इसमें RC की वैल्यू अब गिवन नहीं थी, मगर अब तो RC की वैल्यू फाइंड हो गई है ना, अब इसमें RC की वैल्यू पुट करें, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में देखें, जब RC की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो इससे ये आ गया,
इक्वेशन 2 इम्प्लाइज आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आर सी था ना, तो आर सी की बजाय 2.72 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 19। अब देखें तीनों सॉल्व करें, इन तीनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो इससे आ गया ये 2.77 आ गया, सही। आर ए प्लस आर बी से 2.77 आ गया। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, तो ये यहाँ पे आर ए 29 आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी आर ए आर बी है, यहाँ पे भी आर ए आर बी है। अब इन दोनों में से मैं कुछ इस तरह का ट्रिक करूं ताकि एक खत्म हो जाए और दूसरा सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस आर बी है और यहाँ पे प्लस आर बी है, तो इन इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर लूँ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं ऐड कर लूँ, तो इससे आर बी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। इन दोनों को आप ऐड करें, 29 आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू 52.72, और इसको लें आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 2.77। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक माइनस आर बी है, दूसरा प्लस आर बी है, ठीक है। ये 29 आर ए और प्लस आर ए, इससे 30 आर ए बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो इससे 55.49 आ जाएगा। अब आर ए फाइंड करना है, तो आर ए इज इक्वल टू 55.49 डिवाइडेड बाई 30। देखिए इससे इस तरीके से मैंने आर ए फाइंड कर लिया है। अब इसी आर ए को मैं पुट आर ए इज इक्वल टू 1.85, यहाँ से जो फाइंड हो गया है, और आर सी पहले फाइंड हो गया था 2.72, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, किधर गया, ये देखिए आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू दिस था ना, आर ए फाइंड हो गया, आर सी भी फाइंड हो गया, इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करें तो इससे आर बी भी फाइंड हो जाएगा। सो आर बी इज इक्वल टू 5.55 माइनस 2.72 माइनस 1, इन दोनों को उधर ले जाएं, ठीक है, इससे आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू 0.98। तो यहाँ पे आर बी फाइंड हो गया, इस स्टेप में आर ए फाइंड हो गया, और यहाँ पे आर सी फाइंड हो गया, ठीक है, ये बात। तो तीनों आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी फाइंड हो गए, ठीक है। खैर आप इसकी अगर इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लें फिर, तो अगर कोई मसला है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ये कह रहे हैं कि हाउ विल यू यूज ए पी डबल एम सी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट which gives full scale deflection at 50 millivolt potential difference and minus 10 milliampere current as ammeter, ठीक है। एमीटर का रेंज है 0 to 10 और वोल्टमीटर का रेंज है 0 to 250, सही। ये कह रहे हैं कि एक पीएमएमसी है, इन दोनों से आप लोगों ने ये वोल्टमीटर भी बनाना है और एमीटर भी बनाना है, सही। सो वोल्टमीटर के लिए एमीटर के लिए अपना फार्मूला है, सही है। दोनों के लिए रेंजेस गिवन है, दोनों के लिए और उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी गिवन है, सही। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर वोल्टमीटर ये है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर एमीटर ये है, सही। अच्छा, सो ये कौन है, विशाल? सर विशाल है, उसका माइक आप फिर आप दिन लगता है उससे फिर वो यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, उसने कंट्रोल बंद किया हुआ है, बाकियों का हो जाता है, इसका कल भी नहीं हो रहा था। नहीं, हाँ, मैंने मैसेज कर दिया उसे। अच्छा, सो यहाँ पे पहले आर एम को हम फाइंड करते हैं, सही है। सो आर एम
अच्छा, ये वेट में अटेंडेंस ले लूँ तो फिर उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट आ गई। ओके, सो अब आर एम को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। आर एम को, आर एम इज इक्वल वी एम डिवाइडेड बाई आई एम। वी एम गिवन है, सही है, वो 50 है, ये देखें 50 मिली वोल्ट, और आई एम है ये 10 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 10, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये आपको वैसा लग रहा है मगर ये 1 है, सही। 10 मिली एम्पेयर, सो इन दोनों से आर एम फाइंड हो गया। अब एक दफ़ा आर एम फाइंड हो गया तो अब ये आर एम दोनों के फार्मूले में यूज़ होगा। अच्छा, आर एस एच फाइंड करना है, ठीक है, और आर एस फाइंड करना है। सो आर एस एच ये तो हम बार बार कर चुके हैं। आर एस एच ये देखिए, ये फार्मूला है आई एम, आर एम इज इक्वल टू आई माइनस आई एम इंटू आर एस एच। तो आर एस एच देखिए किस चीज़ के बराबर है, आई एम आर एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई एम, सही। तो ये आई एम की वैल्यू गिवन है, ये है, ठीक है, ये सॉरी ये है, और आई की वैल्यू ये 10 है, सही। ये 10 मिली एम्पेयर है, ये सिर्फ 10 एम्पेयर है, ठीक है। तो इन दोनों में ख्याल रखना है, ये 10 मिली एम्पेयर है और ये 10 एम्पेयर है, तो 10 एम्पेयर माइनस 10 मिली एम्पेयर, यही फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने आर एस एच को फाइंड करना है, सही। वी वी के लिए भी हम वो प्रूव कर चुके थे, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई एम आर एम प्लस आई एम आर एस, ठीक है। तो आर एस के किसके बराबर आया था, वी माइनस आई एम आर एम डिवाइडेड बाई आई एम, याद है आप लोगों को। तो उस फार्मूले से हम इन्होंने किया तो इससे ये वैल्यू आ गई, ठीक है, आर एस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ओहम है, सही है। सो ओहम का प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी मटेरियल है तो उसमें से जो जो वोल्टेज हमने उसको अप्लाई की है वो वोल्टेज, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, सही। तो वो इसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है वही वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट मटेरियल, ये आपको रेजिस्टेंस देंगे अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ, सही। तो आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। तो इसलिए ओहम मीटर में आप लोगों ने वोल्टेज भी अप्लाई करना है ताकि कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो उस रेजिस्टेंस में से। तो वो वोल्टेज जो कि इसको अप्लाई है और वो करंट जो इसमें से गुजर रही है, उन दोनों को डिवाइड करें, इससे आप लोगों को वही इस मटेरियल का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मटेरियल टू बी मेजर्ड मस्ट बी पैसिव। मटेरियल खुद कोई बैटरी वगैरह ना हो, ये ना हो कि आप लोग एक बैटरी कनेक्ट की है ताकि वोल्टेज प्रोवाइड करे और जिसके लिए आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो भी बैटरी है, तो इस तरह ना हो, क्योंकि वो दोनों बैटरीज आपस में फिर ऐड हो जाएंगी, सही। सो द मटेरियल टू बी मेजर्ड जिसकी आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो पैसिव एलिमेंट हो, एक्टिव ना हो। एक्टिव आपको पता है कि जो पावर सोर्स होता है वो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाती हैं, और जो पावर सोर्स नहीं देते वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। या आप लोग चार्ज कैपेसिटर को फॉर एग्जांपल लेते हैं तो चार्ज कैपेसिटर भी पैसिव एक्टिव एलिमेंट है, तो ये सही नहीं होगा, सही। सर्किट एलिमेंट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा है, सर्किट एलिमेंट मतलब अगर पावर सोर्स है तो उसको आप लोगों ने रिमूव करना है, सही। अच्छा, फिर रेजिस्टेंस को, अगर कम रेजिस्टेंस है, जिस तरह आप लोगों ने मीटर में कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कम करंट है उसको मेजर करना है तो उसके लिए एमीटर यूज होता है। अगर करंट ज़्यादा है तो फिर आप लोगों ने सीटी यूज करनी है। इसी तरह वोल्ट मीटर के लिए भी अगर कम है तो कम वोल्टेज है तो वोल्ट मीटर, और अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियोमीटर, सॉरी पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सही। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस कम है तो ओहम मीटर से आप लोग वो करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो फिर आप लोग मेगर का इस्तेमाल सहारा ले सकते हैं, ठीक है। मेगर का जो ख़ास इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे आती है, वो आती है इंसुलेशन मेजरमेंट में, ठीक है। जब आप किसी भी इंसुलेटर का इंसुलेशन मेजर करते हैं तो उधर इसका इस्तेमाल ज़्यादा आता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे आप लोग देखें, यहाँ पे वो आप लोगों ने वो केबल लगाना है जहाँ पे आप लोगों ने
जिसकी आप लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो एक्स पॉइंट और ग्राउंड के बीच, एक्स और वाई के बीच आप लोगों ने वो लगाना है जिसका आप टेस्ट करते हैं, जिस केबल का इंसुलेशन आप टेस्ट करते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। ये जो कॉइल ए है ये इस जनरेटर से एनर्जाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हाथ से चलने वाला जनरेटर है यहाँ पे। ठीक है, इसकी मैकेनिक एनर्जी आप लोगों ने हाथ से वो करनी होगी। ठीक है, देनी होगी हाथ से। ठीक है, खुद रोटेट करना होगा, तो खुद रोटेट करेंगे तो ये जो है, ये नहीं, ये परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, आप मैकेनिकली एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सही। और यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे जो करंट फ्लो होगा वो इसको एनर्जाइज करेगा, इस कॉइल ए को एनर्जाइज करेगा। ठीक है, ये देखें कॉइल ए को एनर्जाइज कर रहा है और कॉइल ए फिर ये एनर्जाइज करेगा कॉइल बी को। ये ऑलरेडी देखिए इसमें परमानेंट मैग्नेट में पड़ा हुआ है। सही है, तो ये इससे म्यूचुअल इंडक्शन से इसको एनर्जाइज कर देगा। ठीक है, तो जब इसको एनर्जाइज करेगा तो इसके साथ नीडल लगी हुई है। ये नीडल इन्फिनिटी से ज़ीरो तक इस तरह की मेजरमेंट करती है। तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा तो ये इन्फिनिटी इसलिए देगी क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच क्या होगा, एयर होगा, और एयर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट शो करेगा। अगर जैसे ही यहाँ पे वो होगा। अच्छा, और जब यहाँ पे हम कुछ लगाएंगे तब ये एनर्जाइज होगा। ठीक है ना, देखें ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट इधर कनेक्ट है। सो जब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे वो करूँगा, कोई केबल वगैरह लगाऊंगा तब जाके ये एनर्जाइज होगा। सही है, इस पॉइंट को जब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा दूँ। सही, तो तब जाके ये एनर्जाइज होगा। जब एनर्जाइज होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे देगा जितनी भी एम्पेयर की वैल्यू है। सही, तो मेन एलिमेंट इसमें ये है, ये वाला जनरेटर है। सही है, ये इसको एनर्जाइज कर रहा है और जब मैं यहाँ पे कुछ लगा दूंगा तो ये इसकी वजह से ये भी एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए मैंने वीडियो लिंक खैर दी भी है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। सर यहाँ डीसी जनरेटर लिखा हुआ है। जी हाँ, तो सही है ना, कम्यूटेटर लगा हुआ होगा ना। अच्छा, ये एक मिनट इस में, जनरेटर का सर आउटपुट डीसी में होगा। जी जी, आउटपुट डीसी में ये होगा। लिखा हुआ डीसी जनरेटर है सर। ठीक है ना, कम्यूटेटर लगा है तो कम्यूटेटर होंगे तो जी जाहिर बात है उसका आउटपुट फिर किस चीज़ में होगा, डीसी में होगा। बिल्कुल सर। और इसका रीजन क्या है सर कि आया ये रेजिस्टेंस इसकी क्या है सर? क्या मतलब इसके मजबूरी। जी जी, आप क्वेश्चन करें यार, माइक ऑन है जी, आप क्वेश्चन करें। हाँ सर, यही पूछा था कि डीसी जनरेटर का रीजन क्या है यहाँ पर? क्या हम एसी यूज नहीं कर सकते थे एक छोटा सा? नहीं, उसका उसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अगर मैं कॉयल को मैंने एनर्जाइज करना है, ठीक है, तो कॉयल डीसी से भी एनर्जाइज हो सकती है। यानी अक्सर मैं स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या अगर किसी कॉयल को मैं डीसी दूं तो क्या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? जी आप बताएं, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होंगी? मुजीब। सर हम्म, होंगी या होगी नहीं? सर। हाँ, होंगी कि नहीं होंगी? जी सर होगी। हाँ होंगी। ठीक है, फ्लक्स, यही फ्लक्स होगा। ठीक है, मगर इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी।
उसकी वजह ये है कि ईएमएफ के लिए चेंजिंग फ्लक्स चाहिए, d∅dt चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डीसी दूंगा तो फ्लक्स लाइंस ये फिर भी मैग्नेट बनेगा, मगर इस मैग्नेट से अगर मैं इसको किसी और उसमें ले आऊँ, ठीक है, और मैं कहूँगा कि ये इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो वो इससे जनरेट नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये चेंजिंग फ्लक्स नहीं है। तो जब मुझे सिर्फ फ्लक्स ही चाहिए, मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं चाहिए, तो फिर मुझे इसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अच्छा, ये नेट बार बार इशू कर रहा है। अच्छा, सही है। तो मुझे एसी से भी ये हो सकता सर है। सर इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है। जी क्या? जी सर। जी हाँ यानी आपके जिस तरह आपने बताया कि जहाँ यानी इससे वोल्टेज हम जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है सर, बिल्कुल बिल्कुल डीसी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें तो चेंज होना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर चेंजिंग की जरूरत है। तो चूंकि मैं इससे यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करना चाहता, यानी चेंजिंग फ्लक्स को मैं किसी और कॉइल से दे के उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मजबूर नहीं करता, सही है। तो उस वजह से इसको जो है यानी इसकी मिसाल यानी अगर मैं यहाँ पे दूं कि अगर यहाँ पे जनरेटर है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, सही है, और यहाँ पे फ्लक्स लाइन इसमें से गुजर रही है, ठीक है। तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अब फ्लक्स कट नहीं कर रहा, चेंजिंग फ्लक्स नहीं है। या मैं इस मैग्नेट को ऊपर नीचे करूं इस तरह, ठीक है। या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं ये जो है जो टर्न है, ठीक है, इनको मैं घुमाऊं, तब ये कट होगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि मैं यहाँ पे वो अप्लाई करूँ, ये एसी अप्लाई करूँ, ठीक है। एसी अप्लाई करूँगा, तो जब एसी अप्लाई करूँगा तो वो खुद ब खुद ना इसको रोटेट करने की ज़रूरत है और ना इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, बल्कि जब मैंने एसी अप्लाई किया तो वो खुद ब खुद चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, सही है। अच्छा, सो करंट डीसी जनरेटर से जो करंट फ्लो होगा वो भी डीसी ही होगा, ठीक है। तो वो डीसी करंट यहाँ पे आएगा और वो इसको एनर्जाइज करेगा, सही है। तो इसमें जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो कांस्टेंट होंगे, चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो फ्लक्स लाइंस इसको एनर्जाइज करेंगे, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सही है। जिसकी वजह से मुझे जो है यानी इसकी डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है, इसकी डिफ्लेक्शन आ जाए, क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन करने के लिए मुझे डीसी ही की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जब यहाँ पे कोई भी वो होगा इंसुलेटर लगा होगा तो इसके हिसाब से वो डिफ्लेक्शन कर लेगा, सही है। अच्छा, दूसरे फिगर में आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे इसमें तो सिर्फ मैंने कम ओके। सो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे वो केबल लगा दिया है कि जो कि जिसके लिए मैं करंट मेजर कर रहा हूँ, वो केबल मैंने लगा दिया जो कि जिसके लिए करंट में मेजर कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब कॉइल ए भी एनर्जाइज है, कॉइल बी भी एनर्जाइज है, और देखिए कॉइल बी के एनर्जाइज होने से जो वो है डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे हो रही है, सही है। पहले वो देखिए इनफाइनाइट पे था क्योंकि यहाँ पे एयर था, अब एयर नहीं है, अब कोई नॉन वो है रेजिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से अब वैल्यू यहाँ पे आ गई है क्योंकि अब बी एनर्जाइज हो गया है। इससे पहले बी एनर्जाइज नहीं था, सिर्फ ए एनर्जाइज था, ठीक है। तो ये मेगर के लिए एक वीडियो लिंक मैंने दी है, ठीक है। आप लोग इसको भी देख लें, अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, सही है। सही है सर। ओके।